आज बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताएंगे शेयर मार्केट का पूरा अपडेट। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 873 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 262 पॉइंट्स फिसल कर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। तो कहां स्टॉक में तेजी दिखी और कहां प्रेशर, जान लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का पूरा आउटलुक। तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है। चाहे आप मेजर इंडाइसेस की बात कर लीजिए या फिर आप बाकी के सेक्टर्स की बात कर लीजिए, डेफिनेटली एक पेन तो बना हुआ था। लेकिन देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में हमें किस तरीके का देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। नो डाउट आज मेटल शेयर में ग्लोबल न्यूज के चलते एक रौनक देखी गई थी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी और कोल इंडिया, चार ऐसे स्टॉक है जहां पे हमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मारुति में करीब 3% का डाउनसाइड, बजाज ऑटो 3.5%, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% और इटर्नल यानी कि जोमेटो भी आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो पैक में ही एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में। अगर इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो यूनियन बैंक में एक हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 1% का, नायका 1.5% करीबन सेल के अंदर 0.5% और अशोक लेलैंड भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। गिरने वालों की बात करी जाए तो एबीएफआरएल में करीबन 3% का डाउनसाइड देखा गया है। रेलवे स्टॉक जहां पे हमें पिछले कुछ सत्र से एक तेजी देखने को मिल रही थी, आज यहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। करीबन 4% का डाउनसाइड यहां पे देखने को मिला है। एस्ट्रल यहां पे बात करी जाए तो यहां पे भी 4% की कमजोरी है। नतीजे इसके आने वाले हैं कल और नतीजों से पहले ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें या बाकी के डिफेंस सेक्टर की भी बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहां पे देखने को मिली है। ओवरऑल आज बाजार में पेन रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एएसके हेड सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी ने सीएनबीसी आवाज से मार्केट आउटलुक पर खास बातचीत की है। इस दौरान वैभव सांघवी कंजम्पशन और डिफेंस सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए हम कंजम्पशन एज अ बास्केट बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी देखेंगे। सेकेंडली, ऑल द डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक मटेरियल्स में सीमेंट हमें बेहतर लग रहा है। डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एंड सेकेंडली, nothing like having practical product demonstration in that sense, और इसी के कारण हमें लगता है कि काफ़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली ऑन द डिफेंस सेक्टर बढ़ेगी आगे जाके। नाउ एक बात तो तय है कि यहाँ से ऑर्डर बुक स्वेल होनी है। चौथी तिमाही के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट ब्रांड्स में अच्छी तेजी है। कंपनी का घाटा कम होने के साथ रेवेन्यू और एबिटा में बढ़त दिखी है। साथ ही अब ब्रोकरेज हाउस भी इस पर बुलिश होने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बर्गर से जुड़े क्यूएसआर पर दाव लगाना हो तो कौन सी कंपनी बेहतर है। सीएनबीसी टीवी 18 के हमारे सहयोगी मंगलम मालू आपको बता रहे हैं कि बर्गर का किंग कौन है। मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूं। दोनों के नंबर्स आ गए हैं चौथे क्वार्टर्स के। और अगर आप बर्गर किंग का इंडिया बिजनेस देखें तो करीब 500 करोड़ रेवेन्यू किया है। वेस्ट लाइफ फूड जो साउथ और वेस्ट में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स चलाता है, उनका रेवेन्यू 600 करोड़ है। थोड़ा ज़्यादा है वेस्ट लाइफ का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर किंग से। पर अगर आप एबिटा देखें तो इस बार बर्गर किंग का एबिटा कम रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट सिमिलर आया है। 70-75 करोड़ के आसपास दोनों का जो है एबिटा है। तो इस लिहाज से बर्गर किंग के इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स काफ़ी बेटर हुए हैं वेस्ट लाइफ से। 12.8% वेस्ट लाइफ का, बर्गर किंग 15.3%। अगर आप और भी इंटरनल्स देखें तो बर्गर किंग के टोटल रेस्टोरेंट्स देश में 513 हैं। वेस्ट लाइफ फूड के साउथ और वेस्ट में सिर्फ 438 मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बर्गर किंग का काफ़ी बेटर था इस बार, 5.1%, वेस्ट लाइफ फूड का 0.7%। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको अगर पूरे साल का भी देखना है तो बर्गर किंग इस साल इंडिया और इंडोनेशिया बिजनेस को मिलाकर 2500 करोड़ रेवेन्यू किया है। उसने वेस्ट लाइफ के रेवेन्यू को बीट कर दिया है। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बट इतना नहीं जितना मार्केट कैप में डिफरेंस है। अगर आप देखें तो आगे जाके वेस्ट लाइफ ने कहा है 2027 में वो 4000 से 4500 करोड़ रेवेन्यू और 18 से 20% मार्जिन्स करेंगे और करीब 600 रेस्टोरेंट्स उनके टोटल होंगे हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के साथ। बर्गर किंग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वो 800 रेस्टोरेंट रखेंगे अगले 3 या 4 साल में और एट द सेम टाइम उनका भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ेगा हर साल 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना दाम है दोनों कंपनी के शेयर प्राइसेस का। अगर आप मार्केट कैप देखें तो सिमिलर रेवेन्यू पे वेस्ट लाइफ का जो मार्केट कैप है बर्गर किंग से करीब दुगुना है।
11,100 करोड़ वेस्ट लाइफ फूड का मार्केट कैप, रेस्टोरेंट ब्रांड का 5,000 करोड़। वैल्यूएशंस में भी रेस्टोरेंट ब्रांड्स 12 टाइम पे है और वेस्ट लाइफ फूड जो है वो 16 टाइम पे है। तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल दोनों में काफ़ी है, ग्रोथ दोनों की सिमिलर, इनफैक्ट थोड़ा बेटर है। आगे जाके सबसे बड़ा रिस्क इनके लिए यही है कि ग्रोथ अनुमान से कम बढ़े, या कंपटीशन की वजह से हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हो, या अंडरलाइंग हेल्दी ट्रेंड की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा रिस्क होगा उनके लिए। और बर्गर किसका बेटर है? बर्गर अनुज, मैं अगर एक आइडियल वर्ल्ड देखूं तो फ्रेंच फ्राइज जो है वो मैकडॉनल्ड्स का है सबसे बेस्ट। लोअर प्राइस जो बर्गर है 30 से 100 रुपए के बीच में, वो मैकडॉनल्ड्स के बेटर है। 100 रुपए से ऊपर जो प्रीमियम बर्गर्स है वो बर्गर किंग के बेटर है। और ओवरऑल रेस्टोरेंट में जो एफिशिएंसी है वो मैकडॉनल्ड्स की बहुत तेज है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्विक कॉमर्स में प्रीडेटरी प्राइसिंग की शिकायत मिली है और एनएफआरए जेंसोल मामले की जांच कर रहा है। इन बड़े मुद्दों पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी की चेयरपर्सन रवनीत कौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आइए आपको दिखाते हैं। ये फैसला हुआ है कि जब भी अब ऑर्डर होगा कमीशन का जिसमें पेनल्टी रिकवरी का इम्पोजिशन होगा, उसी समय साथ साथ रिकवरी नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट्स भी सरकार की और एजेंसीज फॉलो करती हैं, उसी को अब अडॉप्ट किया गया है कमीशन से। मैम, क्विक कॉमर्स के बारे में अभी तक ऐसी बात चल रही थी, क्विक कॉमर्स पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्विक कॉमर्स को लेकर क्या सीसीआई सोच रहा है, किस तरह से? क्विक कॉमर्स के केस में एक इन्फॉर्मेशन आई है कमीशन के पास और कमीशन उसको देख रही है। उसमें जिस इन्फॉर्मेंट की ओर से कमीशन आया है उनका इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एविडेंस जो है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ मंगवाया गया है जी। और जेंसोल की बात करें तो जेंसोल में भी सीसीआई की तरफ से जांच की जा रही थी। सीसीआई की ओर से जेंसोल पे जांच नहीं हो रही है, ये नफरा की साइड पे है जी। तो नफरा की तरफ में सेबी ने हमें रेफरेंस भेजा है एनएफआरए को, तो उस पे जो है आगे अब प्रिलिमिनरी उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। और एक आखिरी सवाल कि हाल में ही जो आपने एड एजेंसीज पर कई सारे छापे रेड किए थे सीसीआई में, उसमें उसका क्या स्टेटस है? उसके पीछे रीजन क्या था, क्या उसके पीछे वजह थी और उसमें अभी तक स्टेटस क्या है? उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो डीजी सीसीआई को भेजा गया था केस और उन्होंने कुछ सर्च सीजर किए हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन में वो उसको फर्दर जो है अपना करके उसका फोरेंसिक चेकिंग वो अपने आप रिपोर्ट पुटअप करेंगे। रेगुलेटरी अप्रूवल में देरी का असर निवेश पर पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 16वें वार्षिक समारोह में ये बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि अलग अलग देशों के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। ऐसे में दुनिया भर की नजर रेगुलेटर के कामकाज पर होती है। रेगुलेटरी क्लियरेंस में देरी से अनिश्चितता पैदा होती है और कारोबार के टाइमलाइन पर भी बुरा असर पड़ता है। Delays in regulatory clearance can lead to uncertainty, disrupt commercial timelines, and potentially erode the intended value of transactions. And globally, it has an impact even as we negotiate free trade agreements with different countries, because the ability, the nimbleness, and the readiness of our regulators is very keenly watched by investors. There is no need for me to underline the importance of that, but that has a very serious connotation when you're looking at क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिटकॉइन का हवाला कारोबार जैसा अवैध बताते हुए कहा है कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? जिस तरह से हम बता रहे थे दर्शकों को कि क्रिप्टो करेंसी की तुलना हवाला कारोबार से की गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बात कही है। कहा है कि जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का धंधा चल रहा है एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह से चल रहा है और ये इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और खासतौर से बिटकॉइन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अवैध कारोबार है। तो इससे जरूरी है कि सरकार को इस पे स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, इसे रेगुलेट करने के लिए देखना चाहिए। मैं बता दूं कि जब आरबीआई ने इस मामले में बैंकों को सुविधा देने से मना किया था, जब
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अलग अलग फोरम पर G20 लेवल पर भी कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल पहले भी हमने सरकार से कहा था इस बारे में स्पष्ट नीति बनाने को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब एक जमानत याचिका की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी कोटेश्वर सिंह की तरफ से जो हियरिंग चल रही थी, उसमें इस बात को कहा गया कि आरोपी पीड़ित है या फिर वो गुनहगार है, इससे साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला एक तरह से पूरा अनरेगुलेटेड है। लिहाजा सरकार को इसको क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये किस तरह से कारोबार चलता है। तो लिहाजा अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से बिटकॉइन पर और क्रिप्टो करेंसी के पूरे धंधे पर सवाल उठाया है और कहा है कि पूरी तरह से हवाला कारोबार है, पूरी तरह से अवैध कारोबार है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कंज्यूमर अड्डा पर भी हम खास चर्चा करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन लाने में सरकार को क्या दिक्कत है और रेगुलेशन नहीं होने से क्या क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय एक के बाद एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी नए दौर के मीर जाफर है। इससे पहले अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट भी की थी और राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तस्वीर के साथ मर्ज करके एक फोटो पोस्ट किया था और अपनी पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं और भारत की जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री को बधाई देने की बजाय भारत की सैन्य कामयाबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मालवीय ने पूछा कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। तो अमित मालवीय के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। जो बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने गए और फिर पठानकोट एयरबेस पर आईएसआई को बुलाया जांच करवाने और फिर आईएसआई को क्लीन चिट भी दी। जयशंकर भी हैं इस लाइन में, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी तो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये जो अभी हुआ है स्ट्राइक, इसमें खाली पाकिस्तान की हार नहीं हुई, चीन की हुई है। उनका HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। इनके JF-17 बर्बाद हो गए। अब राहुल कहते हैं हमने कितना विमान खोया। अरे भाई, अगर विमान खोया होता पाकिस्तान दिखा नहीं रहा होता ये विमान को खोया, और साथ ही साथ सपोज हमारे गिरा होता तो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना के भी, हम तो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं हमने क्या क्या किया। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम जग जाहिर है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना है। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर है। ज्योति मल्होत्रा की डायरी भी जांच एजेंसियों को मिली है। इसके अलावा जांच एजेंसी NIA को ज्योति का बांग्लादेश का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी मिला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वो बांग्लादेश जाने वाली थी और किसी अहम बैठक में हिस्सा लेना था। खुफिया और जांच एजेंसियों ने ज्योति से 100 से ज्यादा अहम सवाल पूछे हैं। जासूस ज्योति से उसकी विदेश यात्राओं, पाकिस्तानी दोस्तों और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर को लेकर भी सवाल जवाब हुए हैं। जांच एजेंसियों ने ज्योति से यह भी पूछा है कि उसने अब तक पाकिस्तान को कौन कौन सी फोटोग्राफ्स और जानकारी मुहैया कराई है। साथ ही ज्योति की डायरी का एक और पन्ना सामने आया था और मैं आपको बता दूं, डायरी के पन्ने में ज्योति ने सविता का जिक्र किया था और लिखा था कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। कुछ दवाइयों का भी जिक्र है और आखिर में लव यू लिखा है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। सबकी फोरेंसिक जांच हो रही है। इस बीच आपको बता दें, पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला और यामीन मोहम्मद से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है।
आईएसआई एजेंट दानिश अब तक पकड़े गए सभी जासूसों का मास्टरमाइंड है। इसके कहने पर ही यामीन मोहम्मद ने गजाला को जासूसी के लिए तैयार किया था। गजाला और यामीन के मोबाइल से कई सारी सेंसिटिव जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। यामीन के जरिए गजाला को आईएसआई एजेंट दानिश पैसा भी भेजा करता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा दानिश जासूसी के साथ साथ घूसखोरी भी करता था। वीजा क्लियर करवाने के लिए दानिश पैसे लेता था। तो पाकिस्तान की डर्टी गेम भारत में जारी है। अब यूट्यूबर और ब्लॉगर्स को वो जासूसी का हथियार बना रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। जासूसों पर वार कितने किरदार, 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सिंगापुर और हांगकांग में हाल ही में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। देश के 11 राज्यों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की बात की जाए तो यह संख्या 257 है। आपको बता दें, कल स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि कोरोना को लेकर फिलहाल देश में कोई चिंता की बात नहीं है। देश में जो कोरोना का वेरिएंट है वो किसी भी तरह से अभी नया वेरिएंट नहीं है और जितने भी एक्टिव केसेस हैं वो सभी माइल्ड हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रीडेवलप्ड स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें बीकानेर, नासिक, हुबली, भोपाल, वडाला और माटुंगा जैसे स्टेशनों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाएं होंगी, बेहतर वेटिंग एरिया होगा, एस्केलेटर और लिफ्ट के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 22 मई को बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी करीब 23,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है कि स्टेशनों का विकास एक सिटी सेंटर के रूप में किया जाए और वहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद रहे। इसी श्रृंखला में 103 से अधिक स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं और इन स्टेशनों का उद्घाटन इस महीने की 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना सुनिश्चित हुआ है और उसी की तैयारी रेलवे कर रही है। जो स्टेशन विकसित हुए हैं वह शहर विशेष की जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है और जो वहां की ऐतिहासिकता है उसको समेटे हुए है। स्टेशनों का विकास हम लोगों ने इस रूप में किया है कि शहर के लोग या जो भी वहां पर पहली बार आए वह सीधे शहर की संस्कृति से, वहां की आबोहवा से, वहां की विरासत जो है उससे संवाद स्थापित कर सके और इसीलिए हर स्टेशन की जो वास्तुकला है वह अलग रखी गई है और उसका जो थीम है वह अलग अलग रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश से सड़क के जरिए आ रहे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। साउथ एशिया ट्रेड एग्रीमेंट के कारण बांग्लादेश भारत में जीरो ड्यूटी पर तैयार कपड़े और टेक्सटाइल संबंधित मटेरियल भेजता है, जो सालाना 7,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ये कपड़ा असम, मिजोरम या त्रिपुरा होकर सड़क मार्ग से आता था, लेकिन सड़क मार्ग पर प्रतिबंध के बाद अब बांग्लादेश को कोलकाता या नावा शेवा बंदरगाह से एंट्री लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम 20% बढ़ जाएगा और इसका सीधा फायदा इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। अभी सरकार ने जो नया नियम बनाया है तो बाई रोड तो इनका कोई कपड़ा आने वाला नहीं है या गारमेंट आने वाला नहीं है। अब ये थ्रू शिप के माध्यम से वो लोग डिस्पैच करेंगे तो इनको भी ओवरहेड्स भी लगेगा और इन बिटवीन अपने व्यापारियों को करोड़ों का फायदा भी होगा। इससे ये कदम से साथ साथ में गारमेंट इंडस्ट्री अपने यहाँ नई चालू हो जाएगी, तो गारमेंट इंडस्ट्री को सरकार बूस्ट करे और उसके अंदर हाईएस्ट रोजगारी जो है, जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश में मिलती है, वैसे भारत के अंदर ये कदम लेने से गारमेंटिंग का उद्योग बढ़ेगा और रोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश के जरिए चीन भी अपना टेक्सटाइल और अपैरल भारत में डंप करता है। ऐसा करके चीन 20% ड्यूटी बचा लेता है। इस पर भी रोक लगेगी। मैं तो अभी उसमें अपॉर्चुनिटी देखता हूं, क्योंकि गारमेंट वैसे भी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ गारमेंट इंडस्ट्री का जो ऑर्डर्स है वो वहाँ से सब रुक गए हैं। तो इंडिया को, मतलब स्पेशली अहमदाबाद को वो अपॉर्चुनिटी है कि भी इधर से गारमेंट मैक्सिमम फॉरेन जावे, यूरोप जावे।
चीन और बांग्लादेश न सिर्फ कंपटीशन दे रहे थे बल्कि घरेलू इंडस्ट्री और रोजगार को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार के इस कदम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ऐसे में अगर निर्यात पर सरकार थोड़ी सी छूट देती है तो मेड इन इंडिया अपैरल पूरे दुनिया में छा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।